हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया था कि भारत का उत्तरी भाग एक पर्वतीय क्षेत्र है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया is belongs to mountains. Now we are going to discuss today about the Great Indian Plain. उत्तर का विशाल मैदान, भारत के उत्तर में लेकिन हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदान स्थित है। उस मैदान के विषय में आज हम कुछ चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान किन कारणों से हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम थोड़ा सा पहले उसी कल वाले को रिमाइंड कर लेते हैं मैप के थ्रू। हमने कल आपको थोड़ा सा बताया था हमने पर्वतीय क्षेत्र की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि भारत के दक्षिण में जब हम चलते हैं हिमालय पर्वत से शुरुआत करते हुए, तो हमें हिमालय पर्वत के ये हिमालय पर्वत हमने कल पढ़ा था। हिमालय पर्वत के दक्षिण में हमें मैदानी क्षेत्र मिलता है और इस मैदानी क्षेत्र को हमने नाम दिया है, ये दूसरा डिवीज़न है। पहला हमने कल पढ़ लिया था, पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। उत्तर के विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान हम इसको लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से। उत्तर का जो विशाल मैदान है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन जो इंडिया का है, उसके विषय में हम अगर ये चर्चा करें कि भारत की अधिकांश जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। ये उत्तर का विशाल मैदान जो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो हम देखते हैं कि इसका निर्माण तीन प्रमुख नदियों सिंधु, इंडस, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों एवं उनके द्वारा लाई हुई मिट्टियों से इसका निर्माण हुआ है। ये नदियाँ हिमालय से या हिमालय के पार वाले क्षेत्रों से निकलती हैं। साथ ही साथ सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं वो भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। इट मीन्स द थ्री मेन रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र and their tributaries have developed this plain which we are going to discuss today, and we see that this is the area where nearly 40% Indian population reside। हमें देखते हैं कि भारत की लगभग 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। अब हम बात करते हैं कि यह मैदान इतना महत्वपूर्ण अगर है तो ये कितनी लंबाई में फैला हुआ है, तो हम देखते हैं कि पंजाब से लेकर असम तक इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर ही है और इसकी चौड़ाई है 150 से 500 किलोमीटर।
यानी लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर। जब हम देखते हैं कि पश्चिम से पूरब जब हम धीरे धीरे जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। इस मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा लाई हुई मिट्टी से, अवसाद से इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं कि जब नदियाँ किसी क्षेत्र का निर्माण करती हैं और पर्वतों से निकलती हैं तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, दोआब। अब इसके लिए बहुत विस्तार से जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि जब हम देखते हैं कि एक नदी है जो यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है और पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में गिरती है, इसका नाम है सिंधु, इंडस। और उसी के साथ साथ एक नदी और निकलती है, इस नदी का नाम है झेलम, झेलम नदी। सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें एक नदी और है चेनाब, तो इसलिए हम कहते हैं सिंधु, झेलम और चेनाब के बीच का जो दोआब है, इसको हम कहते हैं सिंध सागर। इंग्लिश में भी यही लिखते हैं, सिंध सागर दोआब। यानी इंडस और झेलम के बीच का जो एरिया है वो सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ अगर हम और दक्षिण चलें तो एक नदी और आती है जिसका नाम है चेनाब, चिनाब। यानी झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है, जो दोआब है, उसको हम कहते हैं छाछ। छाछ भी बोलते हैं, छाछ दोआब या छाछ दोआब। और हम थोड़ा दक्षिण में चलते हैं जब, तो एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं रावी नदी। रावी नदी, देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं और आपको बता दूं कि जब झेलम नदी और चिनाब नदी मिलती है तो इसका आगे का नाम चिनाब ही रहता है, चेनाब ही बोलते हैं इसको। अब चेनाब में जाके एक नदी और मिलती है जिसका नाम है रावी। जब ये नदी मिलती है इसमें, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, ये एरिया, उसको हम कहते हैं रचना, रचना दोआब। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो दोआब रावी नदी और चेनाब नदी के बीच का है वो रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। फिर उसके दक्षिण में एक नदी और गुजरती है जिसका नाम है सतलुज। अब आप देखिए, सतलुज नदी में एक नदी आके मिलती है, यह है सतलुज नदी। और ये नदी है ब्यास, BEAS, ब्यास नदी, हिंदी में ब्यास बोलते हैं। ब्यास नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है मैदानी, यानी जो प्लेन एरिया हमें मिलेगा, उसको हम कहते हैं बारी। इस मैदानी एरिया को कहते हैं बारी दोआब। और सतलुज और ब्यास के बीच का जो मैदानी इलाका है उसको कहा जाता है बिस्ट, बिस्ट दोआब। इस तरह से हमने देखा
कि जो दोआब हमने पढ़ा, दोआब हमने इसलिए पढ़ा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो ये 5 नदियों का या 6 नदियों का हमने जिक्र यहाँ पे किया है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 1 2 3 4 5 6 नदियाँ हो गई यहाँ पर। तो इनके बीच का जो मैदानी इलाका है जिसको हम कहते हैं दोआब, दो नदियों के बीच का, उनके नाम क्या है देखिए। सिंधु और झेलम के बीच, इसमें चिनाब भी शामिल है, इसको हम कहते हैं सिंध सागर दोआब। झेलम और चिनाब के बीच को हम कहते हैं छाछ दोआब। और चिनाब और रावी के बीच को हम कहते हैं रचना। रावी और ब्यास के बीच वाले को हम कहते हैं बारी। और ब्यास और सतलुज के बीच को कहते हैं हम बिस्ट। तो दोआब का वर्णन इसलिए हमने यहाँ पे किया कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके पेपर्स में पूछा जा सकता है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपका ज्ञान इस क्षेत्र में होना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि जो उत्तर का विशाल मैदान है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन है, वो कहाँ से कहाँ तक है। यानी हमने देखा कि पंजाब से असम तक है, हमने इसका जिक्र पहले भी किया। जब हम पंजाब से असम तक चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनके ढाल में बहुत कम अंतर हमें देखने को मिलता है। इसका औसत जो ऊंचाई है लगभग 200 मीटर के करीब है। और हम जब ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो हम सी लेवल से देखते हैं। इस मैदान के बीचों बीच हम कह सकते हैं अंबाला से लेकर, यहाँ अंबाला मिलेगा हमें, अंबाला से लेकर सहारनपुर तक, अंबाला से लेकर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है और अंबाला हरियाणा में है। इन दोनों के बीच में क्षेत्र सामान्य ऊंचाई से ज़्यादा है, इसलिए इधर की नदियाँ दक्षिण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और इधर की नदियाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये जो हमने नदियों का जिक्र किया, ये नदियाँ सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ थीं जिनसे पंजाब के मैदान का निर्माण होता है। अब हम जब पूरब की तरफ चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम पूरब की तरफ चलते हैं तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, इनका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। और हम जब पश्चिम की तरफ चलते हैं, पूरब की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का निर्माण भी, जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसका निर्माण भी गंगा नदी के द्वारा ही हुआ है। लेकिन असम मैदान का निर्माण हम ये देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उत्तर का जो विशाल मैदान है, ये उत्तर का विशाल मैदान कितने संरचनात्मक दृष्टियों से बटा हुआ है। संरचना की दृष्टि से हम देखते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान 4 भागों में बटा हुआ है, जो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण से शुरू होता है। अगर हम इसको मान लें शिवालिक श्रेणी है, ये शिवालिक श्रेणी है, यानी हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है, तो इसके दक्षिण से मैदान की शुरुआत होती है। तो एक जो खाई है जो इसको अलग करती है उसको कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के द्वारा शिवालिक श्रेणी से उत्तर का विशाल मैदान अलग होता है और ये मैदान पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में धीरे धीरे ये सकरा होता जाता है। इस मैदान को उत्तर से दक्षिण जब हम देखते हैं तो इसमें हमें 4 संरचनाएं उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब मिलकर के हमारे बीच में यहाँ पे 4 संरचनाएं हमें मिलती हैं। अगर इन संरचनाओं को हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि
शिवालिक से लगा हुआ एक बेल्ट हमें मिलता है जो पथरीला बेल्ट, पत्थरों वाला है। जब नदी पर्वत से निकलती है, अब इसको अगर हम यहाँ विस्तार से समझाएं आपको, तो जैसे मान लेते हैं ये पर्वत है और यहाँ से जब कोई नदी निकलती है और मैदान में प्रवेश करती है तो अपने द्वारा लाए हुए सारे पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को, कंकड़ों को यहाँ जमा कर देती है। एरिया तो मैदानी है लेकिन वो पथरीला इलाका है, स्टोनी एरिया है, ग्रेवल है वहाँ पे बड़े बड़े। तो ये जो इलाका है ये पथरीला इलाका है, पत्थरों वाला है। यहाँ पे नदी, ऐसा लगता है कि नदी डिसअपियर हो गई, नदी दिखाई नहीं दे रही है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर। भाबर जो क्षेत्र है वो शिवालिक से सटा हुआ समानांतर क्षेत्र है और पथरीला क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई है 6 से 16 किलोमीटर, यानी उत्तर के विशाल मैदान का उत्तरी भाग पथरीला है और ये भाबर के नाम से जाना जाता है। और इससे सटा हुआ और एक क्षेत्र हमें मिलता है, ये क्षेत्र तराई व क्षेत्र कहलाता है। अब आप देखिए, जब इसमें नदी अंडरग्राउंड हो गई, यानी उस पत्थरों के नीचे नीचे नदी बहने लगी, तो नदी फिर आगे प्रकट होती है और आगे का क्षेत्र दलदली माना जाता है। उस दलदली क्षेत्र को हम कहते हैं तराई क्षेत्र। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, द एरिया वेयर द रिवर एमर्जेज अगेन इज नोन एज तराई रीजन। और ये एरिया मस्कीटो इन्फेक्टेड एरिया होता है। यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप होता है, मलेरिया का यहाँ पर प्रकोप देखा जाता है। ये एरिया जंगली है, दलदली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले ये खेती के योग्य नहीं था, लेकिन आज इसको कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है इन क्षेत्रों को। और मलेरिया के प्रकोप से लोगों को हटाने के लिए उन दलदली क्षेत्रों को आर्टिफिशियल ढंग से सुखाने का प्रयास भी किया जा रहा है। यहाँ पे हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जब हम इसके दक्षिण में चलते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर का जो विशाल मैदान है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, पश्चिम का क्षेत्र और पूरब का क्षेत्र। पश्चिम वाले क्षेत्र को हम कहते हैं बांगर और इसको कहते हैं खादर। बांगर और खादर नदियों द्वारा लाए हुए मिट्टी से बना क्षेत्र ही है। इसको हम मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, बांगर मिट्टी का क्षेत्र और खादर मिट्टी का क्षेत्र। इसमें होता क्या है कि वह क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित नहीं होता, यानी फ्लड एरिया से थोड़ा एबव होता है, ऊंचाई पे होता है, उसको हम कहते हैं बांगर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। ये कंपैरेटिवली खादर से कम उपजाऊ है, लेस फर्टाइल है। और अगर हम इसका डिवीज़न देखें कि किस राज्य में ये है, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बांगर को फैला हुआ देखते हैं। ऐसा नहीं है कि खादर यहीं से इधर है, खादर इधर भी मिलेगा, लेकिन इधर खादर का क्षेत्र काफ़ी कम पाया जाता है। जब हम पूरब की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, जिन क्षेत्रों में बाढ़ हमेशा आती है और क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वहाँ हर वर्ष नई मिट्टी जमा होती है। तो जो नई मिट्टी का जो क्षेत्र है नदियों द्वारा लाई हुई, उसको हम कहते हैं खादर, और पुरानी मिट्टी से जो बना हुआ उसको हम कहते हैं बांगर। इनको हम कहते हैं जलोढ़क, यानी नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी को एलुवियल कहा जाता है, एलुवियल सॉइल। तो अब हम देखते हैं कि जो बांगर है और खादर है, ये मिक्स रूप में भी हमें मिल सकता है कि बांगर की जगह खादर भी थोड़ा बहुत मिले और खादर की जगह बांगर भी हमें मिले। अब हम ये देखते हैं कि जो पंजाब में जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता,
उनको हम कहते हैं धाया। और जिन क्षेत्रों में पानी पहुंचता है, यानी जो पानी से थोड़ा डूब जाते हैं, उनको हम कहते हैं बेट। ये पंजाब क्षेत्र में हमें कहे जाते हैं, ये नाम जाने जाते हैं। लेकिन जब हम पश्चिम बंगाल साइड में जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में जाते हैं, तो जो ऊंचा स्थान है जहाँ पे थोड़ा सा पानी नहीं रुका रहता, यानी बाढ़ से प्रभावित नहीं होता, थोड़ा ऊंचा वाला दिखता है, उसको हम कहते हैं चार्स। और जो पानी से प्रभावित है यानी डूबा हुआ है, लो लैंड एरिया है, उसको हम कहते हैं बिड या बिड्स। अब हमने ये देखा कि जो उत्तर का विशाल मैदान है, यह अत्यंत उपजाऊ मैदान है। जो 3 मुख्य नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यह पश्चिम से पूरब लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम में ज़्यादा है और जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। यहाँ एक प्रश्न मैं और बता दूं कि हिमालय के दक्षिण में जो ये मैदान का निर्माण हुआ है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, यानी भारत के दक्षिण से जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। और इस मैदान की जो गहराई है मिट्टी की, उसके लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि गहराई एक जैसी नहीं मिलती। हम देखते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान की गहराई जैसे जैसे हम हिमालय की तरफ बढ़ने लगते हैं, गहराई मिट्टी की बढ़ने लगती है और दक्षिण की दिशा में गहराई थोड़ी कम पाई जाती है। हमें उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।